हरीश रावत एक अच्छे नेता हैं, उनकी आंखों पे भी पट्टी बधी रहती थी। मुझे राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से खत्म करने की, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से मुझे खत्म करने की पूरी तरीके से साजिश रची गई थी। हरीश रावत जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने मेरी मदद की। बाहर से आकर प्रत्याशी को यहाँ पे लेके आते और प्रत्याशी हार जाता है। आज वही सुपर सीएम 3 चुनाव हार गए ना। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे रंजीत रावत का इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो गया है, वो नेता नहीं है, मैं उन्हें नेता नहीं मानता। निश्चित रूप से आज उत्तराखंड को गणेश गोदियाल, उत्तराखंड कांग्रेस को गणेश गोदियाल जैसे लीडर की जरूरत है। 2022 का वो दौर था जिस समय ये माना जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन अचानक कुछ बयान और कुछ बातों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई कि सत्ता 2022 में आते आते कांग्रेस के हाथों से फिसल गई। उसके कुछ कारणों को ढूंढने के लिए हम उत्तराखंड के अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कारण लेकर हम रामनगर पहुंचे हैं और रामनगर में हमारी मुलाकात हुई संजय नेगी से। संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े और 17,000 से ज्यादा वोट लेकर उन्होंने अपने आप को यहां स्थापित किया। माना यह भी जा रहा है कि कुछ साजिशों की वजह से उनको बाकायदा टिकट से वंचित कर दिया गया। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से वो कांग्रेस की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़े। बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी आपका। शुरुआत में सीधे तौर पे करता हूं, क्या वजह ऐसी रही कि आपको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा? क्या कारण रहे? देखिए, मैं 1998 में कांग्रेस से जुड़ा था। मैं छात्र संघ का सचिव रहा उस वक्त पर डिग्री कॉलेज रामनगर में, और उसके बाद लगातार मैं कांग्रेस के लिए काम करता हुआ आया। मैं यूथ NSY का नगर अध्यक्ष रहा, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, जिला महासचिव रहा, PCC मेंबर रहा, और लगभग 2012 में भी मैंने यहाँ पर दावेदारी की थी कांग्रेस के टिकट से। लेकिन अचानक जो है यहाँ पे 2012 में बाहर से एक प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया जाता है, अमृता रावत जी को। और उसके बाद 2014 में मैं यहाँ का ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ और बहुत भारी मतों से मैं ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बना, और मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम करता रहा। आज 27 साल मुझे कांग्रेस में काम करते, 24 साल 25 साल कांग्रेस में काम करते हुए हो गए थे। दरी से लेके, झंडे से लेके, डंडे से लेके कांग्रेस के हमने सब कुछ यहाँ पर उठाया। और 17 में उसके बाद जब सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनकी पत्नी मंत्री थी, और मंत्री होने के बाद वो मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया था, और एक रास्ता निश्चित रूप से मेरे लिए यहाँ पर साफ हो चुका था। और 17 में मुझे लगता था कि मैं मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हूँ और मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक यहाँ पे फिर से एक जो है सल्ट के पूर्व विधायक रंजीत रावत जी, यहाँ से उनके मन में हिलोरे उठे कि मुझे रामनगर से चुनाव लड़ना चाहिए, और वो 2016 में यहाँ से तैयारी करने लगे। मैं भी तैयारी कर रहा था और वो भी तैयारी कर रहे थे। मैंने टिकट की दावेदारी करी, लेकिन मैं टिकट पाने में असफल रहा। फिर भी मैंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, और मैं लगातार 2017 में मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रंजीत रावत जी का यहाँ पे सपोर्ट किया, और उन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद अर्गनल बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है कि मुझे तथाकथित लोगों ने जो है चुनाव हराया। दौर गुजरता चला गया, 2022 जो है सामने आया। 2022 में मैंने फिर टिकट की दावेदारी की, और अचानक से एक जो है राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से आप देखिएगा कि हरीश रावत जी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए। और हरीश रावत जी को उस वक्त उन्हीं जो 2017 के यहाँ पर प्रत्याशी थे, उन्हें डराया कि अगर यदि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊँगा और आपको चुनाव जो है यहाँ से हम हरा देंगे। तो हरीश रावत जी के मन में क्या शंका थी, या उन्होंने हम पे भरोसा नहीं किया कि हम उन्हें चुनाव जिता सकते हैं या नहीं जिता सकते हैं। हमने उनसे बहुत कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, क्योंकि मैं इससे पहले ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत हमारे पक्ष के हैं, कांग्रेस के पक्ष में हैं, और इस वक्त मैं जेस प्रमुख हूँ, और इस बार के भी जितने ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो हमारे पक्ष में। निश्चित रूप से आप यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीत के जाओगे। लेकिन अचानक एक उलटफेर होता है, और हरीश रावत जी यहाँ से, वो चाहे उनका डर कहिए, जिस आदमी ने उन्हें डराया उनका डर कहिए, या किन्हीं कारणों से उन्होंने यहाँ से लालू को शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे जिनका कोई योगदान कांग्रेस के लिए नहीं था, नैनीताल से वो चुनाव लड़ते थे, या सांसद का चुनाव उन्होंने जब भी लड़ा, महेंद्र पाल जी का, जिनकी की एक भी रिश्तेदारी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, और कभी कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में रामनगर में यहाँ पे मौजूद नहीं रहे, उन्हें अचानक हाईकमान द्वारा यहाँ पर टिकट दिया जाता है। फिर भी मेरे समर्थकों ने मुझसे कहा कि संजय जी आप चुनाव लड़िए, और आपने इतना लंबा समय आपको कांग्रेस में रहते हुए हो गया, और अब भी आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो राजनीतिक रूप से आप घर बैठ जाओगे और राजनीति नहीं कर पाओगे आगे। मेरे द्वारा फिर भी अपने समर्थकों को जो लगातार मना किया गया कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, ना मेरे पास इतना रुपया पैसा है, और किसी पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़ना और निर्दलीय चुनाव लड़ना
बहुत उसमें जो है अंतर होता है। लेकिन मैंने जब देखा कि 28 तारीख यहाँ पे नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, फरवरी 28 फरवरी, उस वक्त जब मैं घर से सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि हज़ारों की संख्या में लोग मेरे घर के बाहर थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको चुनाव लड़ना है संजय, और जो है हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ये चुनाव हमारा चुनाव होगा, हम भूखे प्यासे रहकर, आपके पास कुछ है या नहीं है लेकिन हम भूखे प्यासे रहकर आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने भी सोचा कि लगातार 24 साल पार्टी की सेवा करने के बाद 2002 में यहाँ पे योगेंद्र सिंह रावत जी विधायक थे, लेकिन 6 महीने के अंदर में यहाँ पर उपचुनाव हुआ और योगेंद्र सिंह रावत जी बाहर से आकर रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री थे और विधायक बने। उसके बाद 2012 में बाहर से ही प्रत्याशी यहाँ पर आया, अमृता रावत के रूप में यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया। 2017 में फिर से बाहर से प्रत्याशी आया, रंजीत रावत के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी दिया। 2022 में फिर यहाँ से जो है बाहरी प्रत्याशी के रूप में महेंद्र पाल को यहाँ पे पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया गया। मैं आखिर पार्टी से पूछना चाहता था कि जिस व्यक्ति ने अपना खून पसीना पार्टी के लिए बहा दिया है, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को रामनगर में सींचा, आखिर उस व्यक्ति में क्या कमी रह गई कि तुम बाहर से आकर प्रत्याशी को यहाँ पे लेके आते हो और प्रत्याशी हार जाता है। बार बार जो है हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ता है यहाँ पे, जबकि रामनगर की सीट समीकरणों के हिसाब से देखी जाए तो वो कांग्रेस की सीट है। और निश्चित रूप से यदि हरीश रावत जी यहाँ से लड़ते या हरीश रावत जी ये कहते कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और संजय नेगी को यहाँ पर टिकट दिया जाए, अगर मुझे टिकट दिया होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की एक सीट जो आज 20 है वो 21 के रूप में जो है विधानसभा के अंदर अपना प्रतिनिधित्व। मेरा एक सवाल है, अभी आपने कहा कि ये कांग्रेस की सीट थी, रंजीत रावत जो हरीश रावत के भी करीबी नेता रहे और जो मेरी रिसर्च कहती है उसके हिसाब से आप भी हरीश रावत के काफ़ी करीब रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि रंजीत रावत को सल्ट से रामनगर आना पड़ा और हरीश रावत ने आपकी कोई मदद नहीं की? इसमें क्या वजह रही? उसमें देखिए, ये एक छोटी विधानसभा है, सल्ट एक बहुत बड़ा जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 10 वोटों के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो हो सकता है रंजीत रावत जी को ये लगा हो कि ये छोटी विधानसभा और गाड़ी से यहाँ पे हम जा सकते हैं, प्रत्येक घर में हम जा सकते हैं, प्रत्येक लोगों से हम मिल सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने हो सकता है इस जो है रामनगर की विधानसभा को चुना हो। और जो मुस्लिम वोट यहाँ पे हैं वो लगभग 23,000-24,000 के आसपास मुस्लिम वोट हैं। और अगर कांग्रेस का वोट बैंक देखा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बैंक हिंदू और मुस्लिम वोट लगाकर यहाँ पर 26 से 27,000 वोट बैंक है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने आखिर क्यों, मैं यही सवाल मेरे जहन में आज तक है कि हरीश रावत जी के साथ में लगातार जब मैंने होश संभाला, मैंने कांग्रेस की राजनीति की, मैंने हरीश रावत के सिवा कोई चेहरा यहाँ पे नहीं देखा, राजनीति में कोई चेहरा नहीं देखा और हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अब हो सकता है मैं उनके कहीं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ और मेरी जगह उन्होंने रंजीत रावत को चुना हो और उन्होंने रंजीत रावत को टिकट दे दिया हो। यहाँ पे हरीश रावत खुद पहले यहाँ रामनगर की सीट पर आते हैं, उसके बाद हरीश रावत लाल कुएं की बात करते हैं। देखिए, मैं ये बातें इसलिए इस समय कर रहा हूँ क्योंकि 2022 का वक्त बीते हुए काफ़ी समय हो गया, पर यह बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चुनावों का जो अंतराल होता है वो कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं होता। जब हम 1.5 साल पार कर जाते हैं तो अगले चुनाव की तैयारी करने लग जाते हैं। 2027 का चुनाव इस समय सर पर है, इसे सर पर ही माना जाएगा। क्या हरीश रावत खुद रामनगर से लालकुआ की तरफ शिफ्ट हुए या आपको लगता है कि सल्ट को छोड़कर जब रंजीत रावत यहाँ आए, जो कि खुद सुपर सीएम के तौर पर उस समय कहे जाते थे, इस वजह से हरीश रावत को लालकुआ जाना पड़ा और मजबूरी में रामनगर का जो टिकट है वो रंजीत रावत के पास गया? देखिए, निश्चित रूप से कोई डर तो उनके दिल में था। एक बार टिकट हो जाने के बावजूद जो कांग्रेस का सेनापति है, हरीश रावत को कांग्रेस का सेनापति उस समय जो है प्रोजेक्ट किया गया था और हो सकता था मुख्यमंत्री भी वही बनते, अगर जो है सरकार मेजोरिटी में आती तो मुख्यमंत्री भी वही बनते। और सेनापति के दिल में क्या डर बैठा, क्या उन्हीं का जो सिपाही सलाह वो था, सिपाही सलार था, एक बार लगातार उनके साथ रहता था, उन्होंने उसे डरा दिया कि मैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊँगा और हरीश रावत को जीतने नहीं दूंगा। हो सकता है इस डर के मारे उन्होंने यहाँ से रामनगर से लालकुआ शिफ्ट किया हो, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन हमने उनसे लगातार कहा, मेरे जितने भी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत थे, लगभग मैंने 100 लोगों की बात रामनगर के अंदर उनसे कराई और सब ने ये कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। हरीश रावत एक अच्छे नेता हैं, सब ने ये कहा। पब्लिक में ये डिमांड थी कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़े। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो रामनगर का कायाकल्प होगा, रामनगर में विकास की गंगा बहेगी, ये लोगों के मन में था। ये हरीश रावत का डर ही उन्हें वहाँ ले गया या अन्य राजनीतिक कारण थे, ये वो जाने। एक बात और समझ से परे है, वो भी आप इसे समझना चाहेंगे।
रंजीत रावत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे, सुपर सीएम जैसे मैंने बताया कि उनको प्रोजेक्ट किया जाता था और लगभग कई फैसलों में उनके अपनी राय मशवरा होता था। आपने कभी रंजीत रावत से इस विषय में बात करने की कोशिश की, कभी मुलाकात करने की कोशिश की हो, या बड़े नेताओं का इंटरफेरेंस चाहा हो इसमें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो? देखिए, मैंने लगातार, जब मुझे 2011 में एक घटनाक्रम यहाँ पर हो गया था, हम सीएम का विरोध कर रहे थे और विरोध करने में हमारी जो है गाड़ी जो है पलट गई थी और उसमें कई लोग चोटिल हुए थे। एक लड़के की बल्कि 1 साल के बाद उसके सर पर चोट लगी थी तो उसकी डेथ भी हो गई थी। तो हरीश रावत जी ने रंजीत रावत से मदद करने को, हम लोगों की मदद करने को कहा होगा, इन लोगों को चोट लगी है, तो उन्होंने कहा कि मैं संजय की कोई मदद नहीं करूँगा। मेरी समझ में ये नहीं आया कि उनके दिमाग में क्या था और क्या गलतफहमी थी, मुझे नहीं मालूम। वो आज तक भी मुझे नहीं पता है कि वो गलतफहमी आखिर क्या है। उसके बाद लगातार मैं ब्लॉक प्रमुख बना, मुझे बहुत सारी अपनी ही सरकार में बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ा। मेरे पे मुकदमे लगाए गए कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, मेरे को जेल भेजने का पूरा प्रयास किया गया। मुझे राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से, आप किस पोजीशन पे थे? मैं ब्लॉक प्रमुख था, यहाँ रामनगर का ब्लॉक प्रमुख था, और मुझे राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से खत्म करने की, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से मुझे खत्म करने की पूरी तरीके से साजिश रची गई थी। मैं जब हरीश रावत जी के पास जाता था तो हरीश रावत जी जो है, उनकी आंखों पे भी पट्टी बधी रहती थी, वो भी कोई बात नहीं कर पाते थे। वो कहते थे भाई वो तो मानता ही नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया अपनी तरफ से, मैंने बहुत लोगों को इन्वॉल्व भी किया, बहुत लोगों से मिलने का प्रयास भी किया। लेकिन जब रंजीत रावत को 2017 में यहाँ से टिकट मिला तो रंजीत रावत ने स्वयं मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ की बात कही और मैंने ये सोचकर कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस का सिपाही, इन्होंने जो कुछ किया मेरे साथ इन 3 सालों में, हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, रंजीत रावत जो है औद्योगिक सलाहकार रहे और रामनगर में उनकी मंशा थी कि वो चुनाव लड़े, इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा। मैं रंजीत रावत जी के साथ रहा और रंजीत रावत जी के को चुनाव जिताने के लिए मैं भरसक मैंने प्रयास किया उस वक्त। तो आज तक भी ये नहीं पता है कि आखिर हमारी प्रतिद्वंद्विता क्या है। हो सकता है ये प्रतिद्वंद्विता हो कि रामनगर की सीट खाली थी, अमृता रावत यहाँ से चली गई थी, सतपाल महाराज जी भारतीय जनता में जब चले गए थे, स्वाभाविक रूप से अमृता रावत ने भी भारतीय जनता पार्टी में जाना था, तो ये सीट खाली सी दिखी रंजीत रावत जी को। तो उन्होंने हो सकता है मुझे अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान लिया हो कि ये टिकट का दावेदार है, पहले इसे खत्म किया जाए राजनीतिक रूप से, और तरह तरह के हटगंडे अपनाए, तरह तरह के षड्यंत्र रचे। लेकिन मेरे साथ जनता की ताकत थी, मेरे लोग थे, मेरे ग्राम प्रधान, मेरे क्षेत्र पंचायत मेरे साथ थे। मैंने डटकर अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों का मुकाबला किया और मैंने वो कार्यकाल अपना बहुत भली भांति अच्छे पूर्वक निभाया। आपको लगता है कुछ ऐसे षड्यंत्र जो आप ऑन कैमरा बताने में सक्षम हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो पब्लिक को जाननी चाहिए और वो पब्लिक को पता नहीं? देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख था, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी जो है उन्हीं के छत्र छाया में मैंने भी राजनीति की। और जब मैंने देखा कि यहाँ पर रंजीत रावत का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं जैसे कि आर्थिक सहायता की फाइलें भेजता था, मतलब मैंने 50 फाइलें अगर आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी तो सारी की सारी फाइलें गायब हो जाएगी। आर्थिक सहायता वो जो लोगों को, हाँ, जिसके शादी के लिए, बीमारी के लिए जो पैसा मिलता है, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा मिलता है, वो फाइलें गायब हो जाती थी। मैं जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी को दे के आता था, उन योजनाओं को सचिवालय से ही गायब कर दिया जाता था। वो योजनाएं धरातल पर उतरती ही नहीं थी, उन योजनाओं का, उन एप्लीकेशनों का पता ही नहीं चलता था। और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम 2014 में, जब मैं फरवरी में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने और अगस्त में मैं यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बना। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद छात्र संघ का एक चुनाव रामनगर के अंदर हुआ। उस चुनाव में जो है एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, एबीवीपी कार्यकर्ताओं की कुछ मोटरसाइकिलें किसी ने फूंक दी, आग लगा दी, उसमें मालधन की वो घटना थी। और उसमें जब अगले दिन चुनाव था और चुनाव के सुबह जब सोशल मीडिया में चलता है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, मेरे से जो जुड़े हुए लोग थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलें फूंकी और बिल्कुल जो है अपराधिक किस्म के ये लोग हैं इस तरीके से। और 4 लोगों को, ऐसे लोगों को नामजद कर दिया जो लोग मेरे साथ घूमते थे, रात दिन मेरे साथ रहते थे, एनएसयूआई के पदाधिकारी थे, उनको नामजद कर दिया। और पुलिस ने बिना जाँच किए उन लोगों को जो है जेल भेज दिया। जब जाँच हुई तो वो लोग घर पर सोए पाए गए। जिस समय मोटरसाइकिल जली, मोटरसाइकिलों में आग लगाई गई मालधन के अंदर, जब पुलिस ने उनकी लोकेशन निकाली, मोबाइल की लोकेशन निकाली, तो उस लोकेशन में वो घर पर पाए गए। तो मैंने पुलिस से पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ पुलिस ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, मेरे लोगों पर झूठे मुकदमे क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार की, ये कांग्रेस की सरकार की बात है, 2014 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। तो उसमें हमारे द्वारा एक मांग उठाई गई, 2016 में, 17 में, नहीं सॉरी, वो 2014 में, 14 की घटनाक्रम है। तो मेरे द्वारा ये मांग उठाई गई कि जो मोटरसाइकिल जलाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, और जिस कोतवाल ने बिना जांच के हमारे जो युवा साथी थे उन युवा साथियों को जेल में भेज दिया, एक लड़के को जेल भेज दिया था, बाकी के घरों में दबिश पुलिस मार रही थी। मैं उस समय भी षड्यंत्र समझ नहीं पाया कि ये षड्यंत्र आखिर चल क्या रहा है। तो हमने मांग की कि कोतवाल ने निष्पक्ष जांच नहीं की, कोतवाल को यहाँ से हटाया जाए। उसी आरोप में एसएसपी बीमी सचदेवा यहाँ पे थी उस समय,
एसपी पंकज भट्ट थे। पंकज भट्ट जी से हमने कहा कि जो है ये गलत हो रहा है और गलत लोगों को नामजद किया गया। वो मोटरसाइकिल एनएसयूआई के लोगों ने नहीं फूकी, वो हो सकता है इन्हीं का षड्यंत्र हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का या यूपी के लोगों का षड्यंत्र हो। आप इसमें निष्पक्ष जांच कीजिए और जांच किसी और दरोगा को दी जाए, यहाँ से हटाकर किसी और को दी जाए। उसी आवेश में आकर हमारे कुछ लोगों ने आत्मदाह की धमकी दे दी और 4 लोगों ने आत्मदाह की जब धमकी दी तो अगले दिन तक वो टैंकी में चढ़ चुके थे, क्योंकि हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। एसएसपी महोदय ने नहीं सुनी, एसपी ने नहीं सुनी, कोतवाल ने नहीं सुनी और जो है लगातार दबी से जारी रही। तो वो चारों लड़के लखनपुर में एक टैंकी है, वहाँ पे उस टैंकी में चढ़ गए और उन्होंने लगातार ये मांग की कि कोतवाल को यहाँ से हटाया जाए और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इन मुकदमों पर एफआईआर लगाई जाए या किसी अन्य दरोगा को देकर इस मुकदमे को जो है वो किया जाए। मैं वहीं पर मौजूद था, मेरे से प्रशासन ने लगातार कहा कि आप लड़कों को समझाओ। मैं लड़कों को समझाने का प्रयास कर रहा था लेकिन लड़के नहीं समझे। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने, रोहित पांडे, एनएसयूआई का नगर अध्यक्ष था, उसने आत्मदाह कर लिया। कर क्या लिया, वो किस कारण से आग लगी ये भी आज तक जो है भविष्य के गर्भ में है कि आग उस पर कैसे लगी। और उसके बाद पुलिस ने मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा कायम किया, उसको हम सफदरजंग लेके गए और उस केस में लगातार पुलिस ये चाह रही थी कि रोहित पांडे के बयान न हो पाए और संजय नेगी को, हमारी ही सरकार के जो लोग थे, जो नुमाइंदे थे उस समय, ये चाह रहे थे, पुलिस उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई थी, वो ये चाह रहे थे कि संजय नेगी किसी भी कीमत पर आप जेल से न छूटे और एक ऐसी चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल की मेरे खिलाफ जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं छूट पाता। ये मेरे वकील द्वारा मुझे बताया गया कि अगर रोहित के बयान नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं छूटिए। सफदरजंग उसे ले जाया गया, 4 या 5 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने आनंद फानन में, जब उसकी मौत हो गई तो आक्रोश बढ़ने लगा रामनगर के अंदर, यहाँ पर धरने प्रदर्शन बहुत होने लगे, तो हरीश रावत जी ने उस केस की सीबीसीआईडी कर दी और पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे चेंज कर दिया। क्या उस लड़के की को बयान हो पाए थे? हाँ, उससे पहले, उस लड़के के एक दिन पहले, जिस दिन उसकी मौत हुई उससे कुछ घंटों पहले मैंने कहीं से अप्रोच लगा के एसडीएम दिल्ली उनको फ़ोन करवा के उसके बाद उसके बयान है और उसने अपने बयानों में ये कहा कि इसमें मेरे को किसी ने आग नहीं लगाई, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मैंने स्वयं अपने ऊपर आग लगाई क्योंकि पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, मेरे निर्दोष साथियों को जेल भेज दिया गया था, जिससे शुद्ध होकर मैंने अपने ऊपर आग लगाई। ये बात उसने कही और उसी बात में सीबीसीआईडी हुई। सीबीसीआईडी होने के बाद जबकि उसके मरने के बाद 302 में वो धारा तब्दील कर दी गई थी, 307 की धारा 302 में तब्दील कर दी गई थी, इसलिए कि संजय नेगी किसी भी कीमत बचे ना। बाद में ये निचोड़ आया कि इस घटनाक्रम में सारा का सारा एक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने रचा था और जिसमें पुलिस कठपुतली बनी हुई थी और जिनकी मंशा ये थी कि अगर संजय नेगी रास्ते से हट गया तो मेरा टिकट 17 का चुनाव मेरे लिए बहुत आसान रामनगर से हो जाएगा। रोहित पांडे की मौत हो जाती है, जिला प्रशासन चेंज हो जाता है, डीएम चेंज हो जाता है, एसएसपी चेंज हो जाते हैं, सारा माहौल रामनगर का बदल चुका होता है। धीरे धीरे सीबीसीआईडी जांच आगे बढ़ती है और सीबीसीआईडी जांच में हम निर्दोष पाए जाते हैं। 302, 307 जितनी भी गंभीर धाराएं हमारे ऊपर लगी थी वो सारी की सारी धाराएं सीबीसीआईडी द्वारा हटा दी जाती है और आज वो केस जो है भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने किसी भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस में थे वो लोग बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने अप्रोच लगाई मुख्यमंत्री से, वो केस आज वापस हुआ है और 9 साल की लड़ाई हमने उस केस को पहले हमने जो है सीबीसीआईडी के माध्यम से झेला, लगातार बयान हमारे होते रहे, उसके बाद कोर्ट में हमने 4-5 साल झेला और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो केस वापस लिया है। तो निश्चित रूप से इसमें एक षड्यंत्र था और वो षड्यंत्र लगातार आज भी चलते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद भी चलते हुए रहे। आज भी ये सोचा जा रहा है कि कहीं संजय नेगी कांग्रेस ज्वाइन ना कर ले और 2027 में फिर हमें दिक्कत पैदा ना करें, तो उसके लिए भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज जैसे आपने कहा कि बीजेपी की धामी सरकार ने वो केस वापस लिया, तो क्या कभी वहां से अप्रोच हुआ हो या आपने कभी सोचा हो कि आप बीजेपी का दामन थाम लें? देखिए, जब से मैं चुनाव लड़ा हूं और मुझे पार्टी ने निष्कासित किया, निष्कासित तो क्या किया, मैंने पहले इस्तीफा दे दिया था तो पार्टी ने मुझे बाद में निष्कासित कर दिया। तो ये तो एक प्रक्रिया है कि कोई आदमी अगर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो उसको निष्कासित किया जाता है, 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। और निष्कासित होने के बाद लगातार आम चर्चा ये रहती है कि संजय नेगी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और कई लोगों ने अप्रोच भी किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कांग्रेस के लोगों ने भी अप्रोच किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अप्रोच किया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। और लोकसभा चुनाव में तो लगातार
1 महीने तक ये बात चलती रही रामनगर के अंदर कि संजय ने कि आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, आज अनिल बलूनी जी के साथ ज्वाइन कर रहा है, आज जो है पुष्कर सिंह धामी रामनगर आ रहे हैं उनके साथ ज्वाइन कर रहा है। लेकिन मेरी कोई मंशा किसी पार्टी में भी जाने की नहीं है। मैं ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर, एक संवैधानिक पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ और मैं लगातार जनता की समस्याओं को उठा रहा हूँ और जनता के बीच में मैं रहता हूँ। मैं फुल्ली टाइम जो है पॉलिटिशियन हूँ, समाज सेवा करता हूँ, तो मैं जनता की समस्याओं को यहाँ पर उठाता हूँ। आज भी मैं सुबह से 2-3 मामलों को निपटाकर यहाँ पे आपके पास पहुँचा हूँ। हरीश रावत जी का मैंने इंटरव्यू कर रहा था, उस इंटरव्यू के दौरान मैंने एक सवाल किया था सल्ट के जो पूर्व विधायक थे रंजीत रावत को लेकर। नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने उस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। ऐसी कंडीशन में जब हरीश रावत की नाराजगी भी रंजीत रावत के प्रति दिखाई देती रही, तब उसके बाद भी आपने वहां जाकर ये कोशिश नहीं की कि आप मेरी इस समय मदद कीजिए, ज़रूरत है मुझे आपकी मदद की, क्योंकि जिस समय ज़रूरत आपको थी तो मैं अपने लोगों के साथ ज़मीन पर था। देखिए, निश्चित रूप से ये बात मैं कई बार उनसे कहते हुए आया हूँ। मैं 2017 में उनसे मिलने गया, 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री आवास नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया कि लगातार मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे और हरीश रावत जी ने आंखों में अपने औद्योगिक सलाहकार के रूप में एक पट्टी सी बांध ली थी और उन्हें रामनगर के किसी और नेता से या जो यहाँ पे स्थापित नेता थे उनसे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते थे तो वो केवल अपने औद्योगिक सलाहकार की सुनते थे और उन्हीं के कहने पर चलते थे। आज क्या कारण है कि उन दोनों में इतनी खटास हो गई और वो दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं। आपने देखा होगा सल्ट उपचुनाव में कहाँ तक शब्दों का चयन जो है उनका कितना स्तर गिर गया था। रंजीत रावत जी ने उनके लिए क्या क्या नहीं कहा, यह आपने देखा होगा। अब ये कारण वही जाने, लेकिन मैंने बार बार अप्रोच किया कि यदि आप 60% उनके लिए हैं तो 40% मेरी तरफ भी देखिए। मैं भी मेहनत करते हुए आ रहा हूँ। मैंने जो है, मैं एक गरीब परिवार से निकल के आया हूँ और मैं 24 साल से 25 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहा हूँ। तो मैंने 22 में भी उनसे कहा, उसके बावजूद भी उनकी इच्छा रामनगर से लड़ने की थी। तो हम जितने भी रंजीत रावत के अलावा यहाँ पे जो दावेदार थे, हमने सबने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा कि हम हरीश रावत जी को जो है एक्सेप्ट करते हैं रामनगर में और हम तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाएंगे। अक्सर संजय, राजनीति में ये सब उठापटक का दौर चलता ही रहता है। जब ये सब हालात चल रहे थे, पुलिस कानून और ये सब चीजें मिलाकर, राजनीति मिलाकर, तो आपने कभी अपने और बाकी नेताओं से मदद लेने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैं प्रदेश के नेताओं की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं केंद्रीय नेताओं की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से स्वाभाविक था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये मेरे साथ भी हुआ। जब हरीश रावत जी ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया तो और जो यहाँ के मंत्री थे, जो हरीश रावत जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने मेरी मदद की। मैं खुल के कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी मदद की। और मैं अगर राजनीति में जिंदा हूँ तो निश्चित रूप से उन लोगों का भी इसमें हाथ है कि मैं राजनीति में जिंदा रहा। उन लोगों ने मेरी मदद की, चाहे वो प्रशासनिक मदद की या पॉलिटिकल मदद की, किसी भी रूप में मदद की, उन लोगों ने मेरी मदद की और वो मेरे साथ रहे। लेकिन वो टिकट दिलवाने में मुझे कभी सक्षम नहीं रह पाए। और केंद्र में आपने किसी से बात करने की कोशिश? केंद्र में आज तक मैंने तो केंद्र हरीश रावत जी को माना है हमेशा। मैं तो अब भी कहता हूं कि मेरे राहुल गांधी हरीश रावत जी हैं और मेरी सोनिया गांधी हरीश रावत जी हैं। इसी उस पर मैं 24-25 सालों से चलता हुआ आ रहा हूं। और अब मुझे उम्मीद है कि अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं, अगर मुझे लगेगा कि कांग्रेस में, मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मैं बचपन से कांग्रेस माइंडेड रहा हूं, अगर मैं कांग्रेस किसी कारण से ज्वाइन करता हूं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हरीश रावत जी जो है मेरे को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है मेरे लिए टिकट के लिए कहें। एक नेता हैं अभी जिन्होंने बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के ही नेताओं की नींद में खलल डाल दिया है, गणेश गोदियाल। उनसे मिलने की कभी कोशिश की? मेरे गणेश गोदियाल जी से लगातार मुलाकात थी। जब वो अध्यक्ष थे तो मेरे संबंध उनसे काफ़ी नज़दीकता रही मेरी उनसे। और उससे पहले तो मेरी मुलाकात ज़्यादा उनसे नहीं थी, लेकिन जानते थे संजय नेगी कौन है, मैं जानता था गणेश गोदियाल जी कौन है। और निश्चित रूप से आज उन्होंने चुनाव लड़कर, जहाँ एक और कांग्रेस के सारे नेता चुनाव लड़ने से डर गए, चाहे वो हरीश रावत जी हों, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हों, चाहे वो यशपाल आर्य जी हों, सारे बड़े लीडर्स चुनाव लड़ने से डर गए कि हम चुनाव हार जाएंगे। और वहीं गणेश गोदियाल जी ने पौड़ी लोकसभा से टाल ठोकी और वो चुनाव लड़े। शेर का दिल दिखाया उन्होंने और वो चुनाव लड़े। चाहते तो वो भी कह सकते थे भाई मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं हार जाऊंगा, क्योंकि माहौल भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या मंदिर के रूप में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि निश्चित रूप से सबको डर लग रहा था कि हम चुनाव हार देंगे। और जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, सबको ये लग रहा था लीडर्स को कि 400 पार होने जा रहे हैं। तो गणेश गोदियाल जी ने उस समय हिम्मत की और वो चुनाव लड़े।
और चुनाव लड़कर उन्होंने साबित किया कि वो एक लीडर है। और जब वो चुनाव लड़े थे पौड़ी से, जब हम उनकी वीडियोस देखते थे, जब वो फेसबुक लाइव आते थे और उनकी सभाओं में भीड़ देख के और वो जो बोलते थे, तो वो लगता कि वो दिल से बोल रहे हैं और जनता के लिए जो बात बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। और वो करंट पूरे उत्तराखंड में आया, वो करंट जो है कार्यकर्ताओं में, वो करंट गणेश गोदियाल जी को देख के वो करंट पूरा उत्तराखंड में आया। निश्चित रूप से आज उत्तराखंड को गणेश गोदियाल, कांग्रेस को, उत्तराखंड कांग्रेस को गणेश गोदियाल जैसे लीडर की जरूरत है। एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पर और भी चीज़ें समझी। माना जाता है कि आप बड़ा गुस्सैल टाइप के आदमी हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये चीज़ें तो बहुत पीछे छूट गई है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना, मैं निश्चित रूप से मेरी छवि लोगों ने खराब की थी किन्हीं कारणों से। छात्र नेता थे भाई, जब छात्र राजनीति कर रहे हैं, मैं छात्र संघ का सचिव रहा हूँ और मैं आज भी 20 सालों से 25 सालों से रामनगर डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ाते हुए आ रहा हूँ। पिछली बार हमने एनएसयूआई से, मैं पार्टी में नहीं हूँ लेकिन मैंने एनएसयूआई का सपोर्ट किया। मैं चाहता तो एबीपी का सपोर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने एनएसयूआई का सपोर्ट किया। और मैं खुद कार्यालय में बैठ के, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, जेस प्रमुख रहा हूँ, मैंने विधायक का चुनाव लड़ लिया है। मैं खुद डिग्री कॉलेज के चुनाव में कार्यालय में बैठ के रणनीति बनाता हूँ, रणनीति बनाकर जो है उसको अमली जामा पहनाता हूँ। और जिसका कारण है कि हम पिछली बार यहाँ पे जो है एनएसयूआई की सभी सीटें जिताने में यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, जब छात्रों की समस्याओं के समाधान की बात आती है, मैं छात्र संघ सचिव रहा तो सड़कों पर लड़ाइयाँ भी होती थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारा टकराव भी होता था, उसी में मुकदमे भी लग जाते थे। और मेरी एक आदत है कि मैं जब अपना हक लेना अगर चाहता हूँ तो मैं उसे छीन भी लेता हूँ, ये मेरी आदत है। और उसके लिए मुझे अगर गुंडा कहा जाए, बदमाश कहा जाए, जन समस्याओं को लड़ने के लिए मैं आगे आ जाऊँ, पुलिस से लड़ जाऊँ या अन्य किसी प्रशासनिक आदमी से लड़ जाऊँ, तो उसमें गुंडा भी अगर मुझे कहें, बदमाश भी अगर कहें, तो मुझे, मतलब ये मानते हैं आप गुस्सैल तो हैं, लेकिन गुस्सा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा, हाँ, मैं तो आज मुझे कोई मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दे, मैं दूसरा गाल दे दूंगा, मेरी आदत है। लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो जाता है तो वहां पर गुस्सा आना जायज और गुस्सा आता भी है। अच्छा, वापस, चूंकि मैं एक कोशिश कर रहा हूं उन लोगों से मिलने की जिन लोगों की वजह से पार्टी खड़ी हो सकती थी, पर वो इत्तेफाक से या किसी साजिशन वो खुद खड़े नहीं हो पाए, इसलिए पार्टी बैठ गई। ऐसा मैं कांग्रेस के लेकर भी कर रहा हूं और ऐसा मेरा आशय बीजेपी के कुछ नेताओं से भी मिलने का है, जिनको मौका मिलना चाहिए तो और उनको वो मौका मिला नहीं। शुरुआत मैंने आपसे की है, एक दो लोग और हैं उनसे भी कर रहा हूँ। आज के समीकरण रामनगर के क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी मुहिम आपने शुरू की है और आप पार्टी को आईना दिखा रहे हैं कि जो लोग धरातल पर मेहनत करते हैं, जो लोग जन समस्याओं से जूझते हैं, उन लोगों को आगे लाने का काम आप कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और रामनगर के समीकरण की जहाँ तक बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि रामनगर, कांग्रेस अगर रामनगर को अच्छा प्रत्याशी दे दे और लोकल प्रत्याशी दे दे, ये जो मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ पे बाहर से प्रत्याशी आता है और चुनाव लड़ता है जबकि उसका यहाँ कोई जनाधार नहीं होता है, अगर लोकल प्रत्याशी यहाँ पे देते, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि कांग्रेस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कभी आने ही नहीं देगी। अगर हम जैसे लोगों को जो सड़क पर आए दिन जो है जन समस्याओं को उठाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कोई भी समस्या लोगों को होती है उनके बीच में रहते हैं, आपदा आती है हम उनके बीच में रहते हैं। यहाँ पे जानवरों का आतंक बहुत होता है, बाघ द्वारा किसी को मार दिया जाता है, उस आंदोलन को हम बढ़ चढ़ कर हम उसमें जो है जनता की लड़ाई के लिए हम लड़ते हैं। ऐसे लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देगी। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि एक बार कांग्रेस मुझे आजमा ले, एक बार मुझे आजमा ले, ये निश्चित रूप से रामनगर की जो सीट है, मैं 20 साल तक इस सीट को बाहर नहीं जाने दूंगा कांग्रेस। एक चीज़ और है, अभी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का एक कथन है कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी ना सुनने की बजाय उन लोगों को मौका दिया जाए जो ज़मीन पर काम करते हैं। उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बयानबाजी मैं बहुत लंबे समय से सुनते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता था और कांग्रेस के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ। मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूथ कांग्रेस के डेलीगेट के रूप में मैं बाहर भी गया हूँ। और बार बार जो है बड़े नेताओं के बयान आते हैं कि हम ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, हम जो ज़मीन पर काम करता है उसे टिकट देंगे, या जो 2 बार हार चुका है हम उसको टिकट नहीं देंगे, नए को मौका देंगे। तो वो जब टिकट की बारी आती है तो वो सारी बातें गौण हो जाती है, वो सारी बातें कहीं दिखाई नहीं देती जमीन। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही है। आमतौर पर ये देखा जा रहा है, अभी के जो हालात हैं
उसमें देखा जा रहा है कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर, उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ एक कैंप बनता है जिसमें यशपाल आर्या नज़र आते हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह नज़र आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नज़र आते हैं। एक कैंप बनता है जिसमें अभी के जो अध्यक्ष हैं, पीसीसी अध्यक्ष करण मारा नज़र आते हैं, और बीजेपी से अभी लौट कर आए हरक सिंह रावत नज़र आते हैं, और आपके प्रिय रंजीत रावत भी नज़र आते हैं उसमें। एक तरफ गणेश गोंदियाल नज़र आते हैं। गणेश गोंदियाल का कैंप में मुझे ये समझ नहीं आया कि और बाकी लोग हैं या नहीं, हो सकता है पर्दे के पीछे और लोग भी हों। तो आपकी लड़ाई क्या लगता है, इन तीन लोगों में से किससे आपको मेन लड़ाई नज़र आती है आपको? देखिए, शुरुआती दौर से मैंने जब से होश संभाला, देखिए गुटबाजी तो सारी पार्टियों में है। भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत रूप से उभर के आई है, तो आपको गुटबाजी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, आप चाहे मैं आपकी बात पे यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसकी वजह से गुटबाजी होते हुए भी कभी न नज़र आई है न नज़र आती है, कांग्रेस के अंदर वो चीज़ कभी देखने को नहीं मिली जिसे अनुशासन के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी के अंदर जो अनुशासन है वो आरएसएस को लेकर और बीजेपी को लेकर चला आया है। कांग्रेस के अंदर वो अनुशासन कभी नज़र नहीं आता। मैंने अक्सर देखा है कि किसी भी प्रदेश की बात अगर मैं करूँ तो अगर प्रदेश का जो बड़ा नेता है वो थोड़ा भपकी देता है तो केंद्र तक हिल जाता है आपका। यही वजह है कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं, और यही वजह सीधी तौर पर आपके लिए भी है कि आपकी लड़ाई किससे, क्योंकि आपकी बीजेपी से लड़ाई नहीं है, आपकी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से ही लड़ाई है आपकी। नहीं, देखिए मैं कांग्रेस में तो हूँ नहीं ना अभी। मेरे को नहीं, तो आपने विचारधारा की बात की तो मेरे दिमाग से निकल नहीं पाया। मेरे को तो समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है। जैसे कि अभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा चली, नहीं आपने कहा आप कांग्रेस में नहीं है, वहाँ, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपके ब्लड में कांग्रेस है। कांग्रेस है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कांग्रेस से बाहर हूँ ना आज। तो मैं ये वही बता रहा हूँ कि जो चीज़ वहाँ हुई वो समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमें पता चलती है कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। यदि 2022 में कांग्रेस एक होती और हरीश रावत जी यहीं से टिकट लड़ते, सरकार भले ही नहीं आती, चुनाव लड़ते रामनगर के अंदर से, सरकार भले ही नहीं आती, लेकिन 4-5 सीटों का उनका हिसाब होता। एक मैसेज चला गया पूरे प्रदेश में कि सेनापति रण छोड़ के चले गया है, वो यहाँ से लालकुआं शिफ्ट हो गए। तो पूरा मैसेज जनता के बीच में गया। जब सेनापति ही को ही नहीं पता मुझे करना क्या है, कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूं, तो फिर ऐसे में क्या मैसेज आता। एक कारण ये भी रहा, और कुछ आपसी बयानबाजी, गुटबाजी बहुत थी 2022 तक। आज तो वो कांग्रेस के अंदर मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है, उतनी गुटबाजी नहीं है जितनी गुटबाजी 22 के चुनाव तक थी। और लेकिन अब भी कांग्रेस के नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अब भी सुधर गए तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस आ सकती है। कुमाऊं के अंदर क्या समीकरण नजर आते हैं? मैं सिर्फ रामनगर के अलावा कुमाऊं की भी बात करूं, कुमाऊं के अंदर वो ऐसी कौन कौन सी सीटें थी जिसमें कांग्रेस आ सकती थी लेकिन हार गई? देखिए भी बताइएगा साथ में। देखिए, कुमाऊं के अंदर रामनगर तो सबसे पहली सीट है जो आ सकती थी। अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता या हरीश रावत जी चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से ये सीट यहाँ पर आ सकती थी। और कालाढूंगी सीट पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो सीट मुझे ज़्यादातर बीजेपी का गढ़ लगता है। वो वहाँ कोई भी चुनाव अगर लड़ता है तो निश्चित रूप से बीजेपी बहुत अंतर से वहाँ पर जीतती आई है हमेशा से, और इस बार तो 27-28 हज़ार वोटों से जीत के आई। हल्द्वानी में सही टिकट दिया तो चुनाव जीत गए। लालकुआं में नाराज़गी क्या थी? हरीश रावत अच्छे नेता है, जननेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं। लालकुआं में भी उन्होंने अच्छा काम किया। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसे नगर पंचायत बना दिया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उसको कदम को उन्होंने वापस ले लिया। तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी। तो लालकुआं में नाराज़गी क्या थी कि जो महिला को टिकट दिया गया था वहाँ पे, उसका टिकट जो है काट दिया गया, हरीश रावत जी को दे दिया गया। और जिनके दिल में हमेशा वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा थी, उन लोगों ने दिल से चुनाव नहीं लड़ाया हरीश रावत जी को, तो वो सीट इसलिए गंवा दी गई। और कई सीटें कुमाऊं में ऐसी हैं जहाँ पे अगर टिकट बंटवारा ठीक हो जाता तो निश्चित रूप से और ज़्यादा सीटें जो है कुमाऊं के अंदर आती। अंदरूनी लड़ाई भी कुछ वजह मानते हैं? बहुत ज़्यादा अंदरूनी लड़ाई। कौन कौन सी सीट ऐसी जिस पर लगा कि अंदरूनी लड़ाई हुई है? मैं ये सवाल आपसे करने का कोई एक खास कारण ये है, जनरली क्या है कि जो यूथ होता है वो यूथ अपने क्षेत्र के अलावा बाकी चीज़ों की भी नज़र उसमें रहती है। यही वजह है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुमाऊं में और ऐसी कौन सी सीटें जिसके समीकरण खराब हुए टिकट बंटवारे को लेकर भी और कोई आपसी खींचतान की वजह से? देखिए, रामनगर से हम स्टार्ट करते हैं।
रामनगर तो आप समझ ही गए कि यहाँ के समीकरण क्या थे। रामनगर मैंने दूसरा काफी अच्छे तरीके से रिसर्च किया है। दूसरा लाल कुआं, ठीक है। तीसरा, इनको भीमताल के अंदर कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था या जो है जो चुनाव जीत सकता था। चौथा, काशीपुर के अंदर ले लीजिए, वहाँ पे जो लगातार कई वर्षों से जो है मेहनत करते हुए आ रहे थे, 10 साल 15 साल से मेहनत करते हुए आ रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया और अचानक एक नए प्रत्याशी को जिसे कोई जानता भी नहीं था उनको टिकट दे दिया गया। इसी तरीके से जो है जसपुर तो जीते, उधम सिंह नगर में तो हम ज़्यादातर सीटें जीते ही हैं, तो वहाँ तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। गदरपुर का समीकरण क्या था, वहाँ पे पूर्व विधायक को वहाँ पे टिकट दिया गया, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी वहाँ पे एक यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी जो है टिकट मांग रहे थे। लगातार वहाँ पे कई सालों से वो मेहनत कर रहे थे। हो सकता था वहाँ पर अगर सामंजस्य बना लिया जाता, गुटबाजी को दूर कर दिया जाता, तो वो सीट भी हमारे पास आ सकती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। गुटबाजी ज़्यादातर, जहाँ पर जिसको टिकट नहीं मिला उसने उसका विरोध किया, इस कारण से चुनाव हारे। थोड़ा पीछे चलता हूँ, आप एक अच्छी खासी एक पढ़ाई के दौर में थे। शुरुआती दौर में क्या लग रहा था आपको कि क्या बनना चाहिए, कैसे राजनीति में आए? देखिए, मैं जब डिग्री कॉलेज में पहुंचा, इंटर कॉलेज के बाद मैं रामनगर डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया, तो मैंने पहले साल हमने एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया और चुनाव जीत गया। तो समाज सेवा की भावना मेरे दिल में बचपन से रही है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं जो है राजनीति में आऊँ, और एक छात्र संघ एक सीढ़ी होती है राजनीति की, और छात्र संघ पदाधिकारी बनकर छात्रों की समस्याओं को मैं उजागर करूं। और मैंने चुनाव लड़ा 98 में, छात्र संघ का सचिव बम्पर वोटों से यहाँ से जीता। मेरे खिलाफ 2 कैंडिडेट और थे, वो मात्र 250 वोटों में सिमट गए। 1750 की पोलिंग हुई थी, 1750 में से 250 वोट 2 प्रत्याशी को मिला और बाकी सारे वोट मुझे मिले। इतने बम्पर वोटों से मैं चुनाव जीता। मेरे ख्याल से वो इतिहास है रामनगर में, आज तक इतने वोटों से कोई जीता भी नहीं होगा। वहीं से समाज सेवा के लिए प्रेरित हुआ। उसके बाद 98 में ND तिवारी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, तो मैंने उनके नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की थी सन 98 में। उसके बाद मुझे NSA का नगर अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस में मैं पदाधिकारी रहा। जब जब मुझे मैंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे। सत्ता से बाहर रहे तो सरकार की जो कमियां थी उनको उजागर करने का हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से काम किया। और राजनीति के साथ साथ मैं समाज सेवा में भी आगे बढ़ता चला गया। लोगों की मदद करना मेरे स्वभाव में है। मैं किसी पीड़ित को देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर तत्काल पहुँच जाता हूँ। मैंने राजनीति से रुपया नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया, कोई कारोबार नहीं जोड़ा। कोई नहीं कह सकता संजय नेगी के पास ये फैक्ट्री है, संजय नेगी का खनन का काम है, संजय नेगी के डंपर चल रहे हैं, संजय नेगी की ये दुकान है, ये चीज़ें हैं। ये मेरे पास कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास क्या है। लेकिन मेरे पास जो टीम है, मैंने एक ग्रुप भी बनाया है यहाँ पर, उम्मीद की किरण एक ग्रुप है, उसमें हमने अभी तक लगभग 30-40 लाख रुपया हम बांट चुके हैं सिर्फ अपने लोगों की बदौलत। 150 लोग उसमें मेंबर हैं और 500 रुपये महीना हम उसमें जमा करते हैं। जहाँ किसी पीड़ित को सरकार मदद नहीं कर पाती है, हम वहाँ पहुँचते हैं, उसको इलाज मुहैया कराते हैं। बीमार आदमी को, किसी का पीपल पानी नहीं हो रहा, आज भी एक पीपल पानी था, एक गरीब महिला के पति एक्सपायर हो गए थे, उनको मैंने एडमिट करवाया था और उनकी लीवर की बीमारी थी, उनको हमने पैसे भी दिए थे। पैसे देकर वो बच नहीं पाए, आज पीपल पानी था, उस महिला का लगातार फोन आ रहा था, उनको भी आज मैंने पीपल पानी करने के लिए पैसे जो है मुहैया करवाए। तो इस तरीके से समाज सेवा की भावना हमारी टीम के साथ हम कर रहे हैं। कोविड में आप विश्वास नहीं करोगे, कोविड जब 2020 में कोविड आया था, 7 दिन तक मैं घर में लॉकडाउन रहा। 7 दिन के बाद मेरे दिमाग में आया कि ऐसे लोगों की मदद कैसे की जाए कि लोगों के मन से कोविड का डर निकले। 27 तारीख को, लगभग मार्च में 22 या 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ था 2020 में, और 27 मार्च को मैंने एक ट्रैक्टर पकड़ा और एक टेंडर बनाया हमने, और उसमें हमने सैनिटाइज़र डाल के पूरे गाँव में छिड़काव शुरू कर दिया। उससे भले कुछ होता या नहीं होता, लेकिन लोगों के मन में ये डर था कि मेरा घर सैनिटाइज हो गया तो कोरोना यहाँ नहीं आएगा। हमने पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम किया, जिसमें हमें पूरा 1 महीना लगा। उसके बाद सेकंड फेज में मैंने शुरुआत की अपने जेब से 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके। हमने चावल, गेहूँ, तेल, दाल, मिर्च, नमक, हल्दी का एक पैकेट बनाया, और जो लोग भूखे प्यासे मर रहे थे उस वक्त उनके घरों तक राशन पहुँचाने का काम किया। लेकिन मेरे उस मुहिम में इतने लोग जुड़े, आप विश्वास नहीं करोगे कि 2-2, 3-3 कुंटल चावल मेरे पास फ्री आने लगा। लोग दे के जाने लगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसे बांटो। 2 महीने में घर में नहीं रहा, लोग लॉकडाउन थे और हम सड़कों पे थे, हमारी टीम सड़कों पे थी। हमने लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाने का काम किया। जो मजदूर सुबह कमाता था और शाम को खाना खाता था, उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। इंटीरियर गाँव में जाकर हमने राशन पहुँचाने का काम किया। तो वो काम आज भी चल रहा है। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी चल रही है। एक चीज़ और भी है,
जवाब आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आप देना चाहें या ना देना चाहें। अभी आपने एनडी तिवारी का जब जिक्र किया तो एक बाइक रैली का मेरे जहन में आया कि कोई एक बाइक रैली हुई थी यहाँ पर, जहाँ एनडी तिवारी के क्षेत्र में। क्या था वो मामला, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, एनडी तिवारी ने मुझे 2098 में कांग्रेस ज्वाइन करवाई। वो तो नहीं जानते थे, बड़े लीडर थे, सांसद का चुनाव लड़े थे, कौन संजय नेगी है, छात्र संघ सचिव है, ये जानते थे। माला डाली, मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम करता रहा। 2003 या 4 के आसपास मैं हरीश रावत जी को भी नहीं जानता था। तो 3 या 4 के आसपास की बात होगी। हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और छात्र संघ में हमारा प्रतिनिधित्व था। यहाँ का अध्यक्ष हमारा था, उपाध्यक्ष हमारा था, सचिव हमारा था। तो राम सिंह कैडा जी से मेरी मुलाकात थी। राम सिंह कैडा जी से जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम हरीश रावत जी को अपने रामनगर के डिग्री कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह में बुला लें। उन्होंने मेरी बातचीत हरीश रावत जी से करवा दी थी। और जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन शिवलालपुर चुंगी है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा। और हरीश रावत जी जब वहाँ पर पहुँचे तो मैंने उनसे कहा कि एक जिप्सी आपके लिए तैयार की है और यहाँ से डिग्री कॉलेज तक हमने रैली निकालनी है। तो हरीश रावत जी ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये तो एनडी तिवारी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे को ऐसे जो है यहाँ पे घूमना ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा बाहर आकर देखिए तो सही, आपके स्वागत में कितने युवा साथी इकट्ठे हैं, डिग्री कॉलेज के लोग इकट्ठे हैं। जब उन्होंने देखा, 1000 मोटरसाइकिलें उस समय थी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मैंने 1000 मोटरसाइकिलें इकट्ठी की थी। और जो जुलूस के रूप में हरीश रावत जी यहाँ से डिग्री कॉलेज गए, मुझे नहीं पता था कि राजनीति क्या है, क्या होती है राजनीति, इसका परिणाम क्या होगा कि मैंने एनडी तिवारी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बाइक रैली निकाल दी और हरीश रावत जी को घुमा दिया है। उनकी अंदरूनी लड़ाई क्या है मैं ये भी नहीं जानता था उसमें, क्योंकि मैं एक छात्र नेता के रूप में काम करता था, कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस मैन था। तो मेरे लिए हरीश रावत भी बराबर थे और एनडी तिवारी भी बराबर थे। ना मुझे उस समय एनडी तिवारी जानते थे, ना हरीश रावत जी जानते थे। जब वो रैली निकाली और उसके बाद हरीश रावत जी ने पूछा कि ये लड़का कौन है, उसमें लगभग 1000 बाइकें थी और 2-3 हज़ार के आसपास युवा साथी हमारे उसमें थे। तो जब रैली समाप्त होती तो हरीश रावत जी ने अपने पीआरओ से पूछा कि ये लड़का कौन है जिसने रैली निकाली थी। उन्होंने मेरी मुलाकात हरीश रावत जी से बुलाई, ये संजय नेगी है और छात्र नेता है, छात्र संघ का सचिव यहाँ पर रह चुका है। उस दिन से मेरे हरीश रावत जी से संबंध बने। लेकिन उसके बाद मुझे तो, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता थी कि प्रतिद्वंदिता क्या थी हरीश रावत जी की और एनडी तिवारी जी की। रामनगर में खलबली मच गई कि ये लड़का कौन है जिसने हरीश रावत का जुलूस निकाल दिया। अब वो गुटबाजी देखिए ना, वो सारी चीज़ें मैं अपने सामने आंखों की बात बता रहा हूँ आपको। 2005 में फिर एक घटनाक्रम होता है, उसी समय, हाँ 2004-5 में एक घटनाक्रम होता है, कहीं कोई गोलीकांड हो जाता है और मैं स्वयं एनडी तिवारी जी के भतीजे रमेश तिवारी जी के बेटे की शादी में लखनऊ था, लखनऊ शादी में गए थे। आधी शादी में हम पहुंचे थे, पता चलता है कि कहीं एक गोलीकांड हो गया है और ऐसी चीज़ वहाँ पे एक लड़के की डेथ हो चुकी है। मैं अनभिज्ञ था, मैं शादी से लौट के आया, अपने घर पर जैसे ही पहुँचा पुलिस ने मुझे उठा लिया, उठा के बंद कर दिया और किसी को बताया ही नहीं कि संजय नेगी को हम कहाँ के लिए, मुझे नैनीताल के लॉकअप में उस समय बंद कर दिया था। मैंने कहा आखिर कारण क्या है। उसमें यह बताया गया है कि जिन लोगों ने मुझे सूचना दी कि वहाँ गोलीकांड हो गया है और उस गोलीकांड में एक लड़का रामनगर का, उसकी डेथ हो गई है, वो मुझे दी, तो उससे कॉन्टैक्ट जोड़ के मुझे कि अपराधियों ने संजय नेगी को फ़ोन किया और संजय नेगी इसका षड्यंत्रकारी है। मुझे जेल भेज दिया गया, रातों रात मेरे पर गैंगस्टर लगा दी गई। मेरी समझ में नहीं आया आखिर ये हुआ क्या। तो बाद में जब मैं जेल से छूट के आया तो मुझे पता चला तो एनडी तिवारी और हरीश रावत जी की लड़ाई थी और उस लड़ाई में संजय नेगी पिसा, उस लड़ाई में संजय नेगी 2 महीने की जेल काट के आया। इस तरीके के षड्यंत्र शुरुआत से लेके अभी तक मेरे साथ होते रहे हैं। मैंने आपको 2014 की घटना बताई, रोहित पांडे आत्मदाह, काला डूंगी कांड, एक चर्चित कांड यहाँ पर आया, उसमें मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, मेरा कोई लेना देना उस कांड से नहीं था, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया, उसमें जेल। मतलब बहुत ऐसे तरीक़ों से मुझे जो है तोड़ने की कोशिश की, मरोड़ने की कोशिश की। अब तो मैं तब गया हूँ, चाहे उसमें हरीश रावत जी हों, चाहे उसमें हरीश रावत जी के पूर्व औद्योगिक सलाहकार हों या कांग्रेस का अन्य नेता हो या बीजेपी का कोई नेता हो, मैं मुखर होकर आज भी पुष्कर सिंह धामी के जो पुष्कर सिंह धामी जी के जो गलत निर्णय होते हैं उन निर्णयों के लिए सड़क पर उतरता हूँ। और जो भी यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ जब कोई मुद्दा जनता उठाती है या जनता के साथ जब गलत होता है तो मैं पुलिस के साथ जो है खड़ा। मैंने भी बाघ ने यहाँ पे 5 लोगों को जो है मार दिया था, यहाँ पे किल कर दिया था। और रोज़ हम आए दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब बाघ को पकड़ो, बाघ को पकड़ो, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रंग रही थी। सिर्फ एक दिन मैंने एक अल्टीमेटम दिया कि यदि इस तारीख तक बाघ नहीं पकड़ा गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। सिर्फ इतना ही कहने में सुबह के 10 बजे मेरे घर को छावनी बना दिया पुलिस ने, चारों तरफ से घेर लिया
और इतनी पुलिस मेरे गांव वालों ने कभी नहीं देखी। सारे के सारे घर के अंदर दुबक गए और मुझे घर के अंदर से अरेस्ट कर लिया और एक मुकदमा मेरे पे और लगाया गया। अभी ये तत्काल में पिछले वर्ष की बात बता रहा हूँ आपको, लगाया गया, लेकिन बाघ शाम तक पकड़ा गया उसका। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, बहुत ईमानदार, मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पे उसी वजह से आई। कितने मुकदमों की माला अभी तक आप पहन चुके हैं? और दूसरा सवाल एक और भी है, जब भी बात रामनगर पर आती है, जब भी किसी भी मुद्दे पर बात आती है, तो सल्ट के पूर्व विधायक का नाम सामने आ जाता है। ये कब तक रहेगा? देखिए, मैंने तो कोशिश की थी। पहले माला का जिक्र बताइए। माला तो मेरे पर लगभग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस हो, और कांग्रेस ने ज़्यादा अच्छी मालाएं पहनाई मुझे। बड़े केस जो लगे हो वो कांग्रेस के समय पर मेरे ऊपर लगे हैं। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट रहती थी तो मुझे मारने की कोशिश, मुझे राजनीतिक रूप से मारने की कोशिश, मुझे दबाने की कोशिश कांग्रेस गवर्नमेंट में ज़्यादा रहती थी। भारतीय जनता पार्टी तो दुश्मन है ही है, उससे बड़ी दुश्मन मेरी कांग्रेस हो जाती है जब कांग्रेस जो है सरकार में आती है। कांग्रेस या सुपर सीएम? एक तो आप समझ जाओ इशारा कौन। ज़्यादा लोगों का तो मैं जिक्र नहीं कहूँगा, बाकी लोगों ने तो मेरी मदद की है, लेकिन जो सुपर सीएम औद्योगिक सलाहकार थे वो हमेशा, उन्होंने, आज भी वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से संजय नेगी जो है रास्ते से हट जाए। 10 या 12 मालाएं आज तक मेरे को जो है पहना दी गई है, लेकिन ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाले ने सारे मामलों से मुझे बाहर निकाला और आज मैं पाक साफ हूँ और सब में मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। किसी केस में मुझे सजा नहीं हुई, क्योंकि वो सारे के सारे राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक रूप से लगाए हुए मुकदमे थे। तो जब सुपर सीएम बार बार कह रहे हैं कि हट जाइए, तो हट क्यों नहीं जाते फिर आप? देखिए, उनका नेचर, वो नेता नहीं है, मैं उन्हें नेता नहीं मानता। वो एक मैनेजर हो सकते हैं, कांग्रेस के मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते। वो ये चाहते हैं कि कार्यकर्ता मेरे इशारों पर नाचे, मैं उन्हें गाली बकूं, मेरे पीछे चले और मैं उन्हें हड़काऊं और मेरी बात माने। तो राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। राजनीति में सौम्य होना पड़ता है, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है और अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी पड़ती है। जो कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करेगा वो कभी चुनाव नहीं जीत सकता। आज वही सुपर सीएम 3-3 चुनाव हार गए ना। किस कारण से हारे? यही तो गंभीर आरोप है कि वो बदतमीजी कर देते हैं, कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज कर देते हैं। ऐसा क्या वाकया है जो ये साबित करता हो कि ऐसा वो कर चुके हैं? सर, रामनगर इतनी बड़ी कांग्रेस थी एक टाइम पे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, सड़कों पर दिखते थे, यूथ दिखता था, छात्र दिखता था, सारे लोग दिखते थे। 2017 में जब उनका साया यहाँ पर पड़ा है, आज वो कांग्रेस ही रह गई है। सारे पुराने कांग्रेसी घर बैठे हुए हैं और अधिकतर पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं कांग्रेस से बाहर हूँ। भगीरलाल चौधरी कांग्रेस में थे, पूर्व चेयरमैन, वो कांग्रेस से बाहर हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हेम भट्ट, जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, जिन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा 2 बार, वो पार्टी से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी में। शिशुपाल रावत, जो उनके राइट हैंड हुआ करते थे, वो आज आम आदमी पार्टी में है। आशा बिष्ट, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थी, वो आज पार्टी से बाहर है। तो ऐसे कई नाम हैं जो कद्दावर थे, जो कांग्रेस को वोट दिला सकते थे, वो पार्टी से बाहर है। आखिर क्या कारण हो पार्टी से बाहर है? क्योंकि उनके साथ भी बदतमीजियाँ हुई है, उनके साथ भी गाली गलौज हुई है, इसलिए वो पार्टी से बाहर है। और आज वो लोग उनके साथ हैं, सिर्फ चंडाल चौकड़ी आसपास उनकी बैठी हुई है, वही उनके सलाहकार हैं, वही उनकी गाली सुनते हैं और वही उनके पीछे लगे रहते हैं। आज क्रीम आदमी जो उनको वोट दिला सकता है, जो कांग्रेस को वोट दिला सकता है, वो कांग्रेस में नहीं है। जमीनी नेता के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, 27 में क्या भविष्य लगता है? किसका? कांग्रेस का। देखिए, मैंने कह रहा हूँ, कांग्रेस का जिसका ब्लड की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस अगर एक हो जाए और गणेश गोदियाल जैसे लीडर आगे आए, जो जनता के नेता हैं, अगर ऐसे लोग आगे आए और सही टिकट वितरण हो जाए, जो जनता के लिए काम करते हैं, जो जनता के बीच में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी। और अगर फिर यही रवैया रहा 2022 की तरह, आपस में लड़ते रहे, गुटबाजी होते रही, 1 गुट की जगह 2 गुट, 2 की 3, 3 की जगह 4 गुट बन गए, तो ये कांग्रेस कभी उत्तराखंड में आपको दिखाई नहीं देगी, सफाया हो जाएगा। संजय नेगी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुलकर हमने सवाल किए थे और बिल्कुल सपाट और सख्त लहजे में उसके जवाब भी हमें संजय नेगी से मिले। कांग्रेस में रह चुके संजय नेगी ने सीधे तौर पर वजह भी बताई कि कांग्रेस कुमाऊं क्षेत्र के अंदर रसातल में क्यों है, कौन है वो सुपर सीएम, उसके बारे में भी जिक्र किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि संजय नेगी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर रहे, लिहाजा उनकी जो
बात थी वो दिल्ली दरबार तक पहुंच नहीं पाई, शायद देहरादून दरबार तक भी ठीक से पहुंच नहीं पाई। इस इंटरव्यू के माध्यम से ये आवाज कहां कहां पहुंचेगी इसका इंतजार हमें भी है और संजय नेगी को भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।